बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसी के घर से हर वक्त लड़ाई की आवाज आती रहती। उसकी बीवी चिल्लाती रहती, लेकिन कुछ दिनों से उस औरत के चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी। मैं तो बड़ा मुतजस्सस हुआ और इस मुतालिक पड़ोसी से पूछा, तो उसने बताया कि पिछले मोहल्ले में एक बुजुर्ग औरत रहती है। एक बार अपनी बीवी को उसके पास ले जाओ, तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मेरी बीवी भी बहुत लड़ाकी थी। 15 दिन के बाद ही मेरी बीवी वाकई मेरी गुलाम हुई। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था कि वो बुजुर्ग औरत ऐसा क्या करती है। तभी मैं खुद भी बुर्का पहनकर उस औरत के पास गया, और फिर जो उस बुजुर्ग औरत ने मेरे साथ किया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि उसने मेरा नाम वक़ार अहमद है और मेरी उम्र इस वक्त 24 साल है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला के एक मुतवस्सत इलाके से है, और जब से हम इस जगह पर आए हैं, हमारी तो गोया जिंदगियां ही बदल गई हैं। ऐसी पसमानदा जिंदगी का तसव्वुर हम में से कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारा बचपन बहुत सौ से बेहतर था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बचपन एक बेहतरीन बचपन था, तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। मेरे वालिद एक प्राइवेट नौकरी करते थे। उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी और हम लोग बेहतरीन स्कूल से तालीम हासिल कर रहे थे। पूरे खानदान में किसी पर कोई मसला या मुश्किल दरपेश आती तो वो अब्बू से ही राब्ता करता, क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ से उसे इनकार नहीं सुनना पड़ेगा। क्योंकि मेरे अब्बा खानदान के हर दिल अजीज शख्सियत थे, कभी भी किसी को भी वापस न लौटाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हासिद हर जगह ही मौजूद होते हैं। हम लोगों पर भी कई नजरें थीं जो हम लोग महसूस कर सकते थे, और हर वक्त कभी कुछ तो कभी कुछ और होता रहता। कभी कोई बहन भाई गिर जाता, तो कभी घर से काले धागे मिलते, और कभी कहीं से तावीज बरामद होते थे। अम्मी इतना सदका देती थीं, लेकिन फिर भी किसी की बुरी नजर थी जो हम पर थी, और हम पर जो नजर थी वो नेक भी न थी। वो कोई बुरा साया था, और फिर एक दिन इस साय ने अपना काम कर दिखाया। अम्मी कहती हैं कि वो कोई रिश्तेदार था। आज तक उन्होंने नाम नहीं बताया कि वो कौन था, लेकिन बस इतना ही बताती हैं कि कोई था जो अब्बा से और हमारी तरक्की से चलता था। और फिर इन तावीज़ों की वजह से एक दिन अब्बा को फालिज का अटैक आया था, और फिर हमारी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी और सब कुछ उलट पलट हो गया था। हम लोगों का हंसता मुस्कुराता और खुशहाल घराना एकदम तबाह हो गया था। अब्बा बिस्तर पर लगे थे, और फिर चंद ही दिनों में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे घर में तो जैसे एक दिन में मुश्किलात ने बसेरा कर लिया था, और सारा घर सुनसान हो गया था। पहले हम लोग हंसते बोलते हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन अब तो हालात ही अलग थे। अब्बा के जाने के बाद भाई भी एक दिन बहुत बीमार हो रहे थे। अब अम्मी ने एक दिन मुझे और भाई को बिठाया और कहा कि देखो बेटा, ये घर तुम्हारे अब्बा की निशानी है, लेकिन जब तक हम यहाँ रहेंगे हमारे घर पर ऐसे ही लोगों की गंदी नजरें पड़ती रहेंगी, और पता नहीं अब कौन कौन सी आफात आना बाकी हैं। और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इस सब से अब मजीद गुजरो। इसलिए बेटा, हम लोगों को ये घर बदल लेना चाहिए और किसी ऐसे इलाके में रहना चाहिए कि जहां हम सब की नजरों से दूर रहें और किसी को भी ना खटकें। मैं और मेरा भाई दोनों ही अम्मी की इस बात से मुत्तफिक थे, और अब तो हम लोगों का भी इस घर में अब्बा के बगैर दिल नहीं लगता था। इसलिए हमने इस इलाके में घर ले लिया था। अब सब कुछ ठीक था। भैया को भी नौकरी मिल गई थी और हम सब सुकून में रह रहे थे। मैं अपने घर में सबसे छोटा था, और इसी वजह से अभी भी मुझ पर कोई भी जिम्मेदारी न थी। मैं जितना हो सकता था कोशिश कर रहा था कि भाई पर बोझ ना बनूं और कोई ना कोई काम करूं, लेकिन भैया ना मानते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम बस पढ़ो और कोई भी काम नहीं करना। अब मैं सारा दिन घर रहता और पढ़ाई करता, लेकिन पढ़ाई भी कहाँ आसान थी। हमारे सामने वाले घर में एक खानदान रहता था, और वो वाहिद वजह थी जो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। उस आदमी की बीवी सारा दिन लड़ती रहती थी, और वो सिर्फ अपने शौहर से ही नहीं बल्कि हर इंसान से लड़ती थी। दिन को वो उठते ही अपने शौहर को सुनाना शुरू करती थी, और फिर उसका निशाना उसके बच्चे होते, जिन्हें वो स्कूल भेजते हुए मुसलसल उन्हें सलवातें सुनाती रहती थी। और फिर जब वो लोग स्कूल ऑफिस चले जाते, तो फिर उसका निशाना उसकी सास और मोहल्ले वाले होते थे। कोई भी ऐसा इंसान न था जो उसके शर से महफूज हो, बल्कि शायद वो जानबूझकर ऐसा करती थी। अब मुझे ऐसा लगता था कि वो कोई नफसियाती औरत है, या फिर शायद उसके शौहर की सारी जायदाद उसकी है, वरना कोई आम शौहर होता
تو अपनी बीवी की ऐसी जबान और ऐसा रवैया तो कतन बर्दाश्त न कर सकता था। बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि किसी को ये सब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खपती औरत तो शायद किसी न किसी को इस रोब और तंतने में आकर कत्ल भी कर सकती थी, क्योंकि उसे किसी का भी कोई खौफ न था। मोहल्ले वाले तो चलो दो बदू जवाब दे देते थे, लेकिन उसके घर वाले तो जैसे अल्लाह मियाँ की गाय थे। और मसला तो अब तक मुझे कोई भी ना था, सिवाय इसके कि मैं उसकी रोज की इन हरकत की वजह से अब तंग आ चुका था। मुझे मसला ना होता अगर वो एक दिन मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी ना करती। मेरी अम्मी एक सुलझी हुई खातून थी और उन्होंने कभी किसी से झगड़ा तो दूर की बात ऊंची आवाज में बात तक न की थी, इसलिए सब उनकी इज्जत किया करते थे। हमारा मोहल्ले में ज्यादा आना जाना भी नहीं था, क्योंकि हमारे रहन सहन और रख रखाव में और यहाँ के लोगों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। उस दिन कुछ यूं हुआ कि वो सामने वाली औरत नादिया अपने घर की सफाई कर रही थी और उनका कूड़े वाला कुछ दिनों से नहीं आ रहा था। उसने अपने घर का सारा कचरा निकालकर हमारे दरवाजे से लगा दिया। अम्मी ने उस दिन तो कुछ ना कहा, लेकिन जब अगले दिन भी वो सारा कचरा वहीं पड़ा रहा तो अम्मी मजबूरन उनके घर चली गई थी और नादिया बाजी की सास और शौहर से इल्तिमास की थी कि मेहरबानी करके हमारे घर के आगे से सफाई कर दें, क्योंकि इससे हमें मसला है। वो दोनों भले मानस लोग शायद मान भी जाते, और वो तो माजरत भी कर रहे थे कि अब से ऐसा नहीं होगा, हम लोग अभी सब कर देते हैं। लेकिन तभी नादिया बाजी आ गई और उसने अम्मी को जो सुनाना शुरू की तो वो रुकी नहीं, और जो मुगल्लज़ात उसने बिला वजह बकी थी वो तो मेरी सोच और वहमो गुमान में भी ना थी। मैंने गुस्से से अपनी अम्मी को देखा जो उन्हें सुन रही थी, और फिर अपनी अम्मी को घर ले आया और उनका सारा कचरा उनके दरवाजे के आगे फैला दिया। मैं उस वक्त सख्त गुस्से में था, लेकिन फिर जब उनके शौहर ने आकर सब कुछ साफ कर दिया तब उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे मुआफ़ी मांगी। यहाँ तक कि अम्मी से भी मुआफ़ी मांग कर गए और कहा कि मेरी बीवी बस थोड़ी सी जबान की तेज है, आप उसकी बात का बुरा ना माने और अनाद दिल में न रखें। उनके जाने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ था कि इस मासूम से इंसान की तो कोई गलती भी न थी। मैंने अनजाने में उन्हें तकलीफ दी थी और यही मेरी गलती थी। मैंने भी उनसे मुआफ़ी मांग ली थी, लेकिन फिर भी नादिया बाजी की रविश न बदली और ऐसे ही हमें वहां रहते हुए 3 साल बीत गए। और अब तो जैसे हमें आदत सी हो गई थी इस माहौल में रहने की। अब अगर सारे दिन में नादिया बाजी की आवाज हम तक ना आती तो हम लोग फिक्र में पड़ जाते थे कि आज खैर हो सही। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारा पूरा मोहल्ला ही हैरान और परेशान सा रह गया। हुआ कुछ यूं था कि एकदम ही नादिया बाजी का वो मुसलसल लड़ना खत्म हो गया था। अब वो ना अपने शौहर से लड़ती और ना ही किसी से भी बहस करती थी। मैं तो बहुत ही हैरान था, क्योंकि मैं पढ़ता था और उनकी मुसलसल लड़ने की आवाजें मेरे कानों में पड़ती रहती थीं, और एकदम से ये सब खत्म हो जाना मुझे किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। और मुझे अब तजस्सुस होने लगा था और मेरा दिल किया कि मैं नादिया बाजी से सीधा ही पूछ लूं कि उनकी काया आखिर कैसे पलट गई, क्योंकि उन्हें उस दिन तो एहसास हो नहीं सकता था कि वो गलत कर रही हैं, क्योंकि इतने सालों में उन्हें सब समझा चुके थे और अम्मी ने भी उनके गलत रवैये के बावजूद कई दफा कोशिश की थी और फिर तजस्सुस के मारे मुझसे रहा ना गया। तो आखिर मैंने नादिया बाजी के शौहर रेहान भाई से पूछ ही लिया और उन्होंने बताया कि शहर के थोड़ा सा आगे एक औरत का दरबार है, बल्कि वो औरत नहीं एक फरिश्ता है। मैं उसके पास धोखे से तुम्हारी भाभी को लेकर गया था, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी वहीं से अपनी बीवी को सुधार चुका था। वो एक बुजुर्ग औरत है और वो 1 से 2 घंटे में औरतों को सीधा कर देती हैं। अब जब मैंने उस बुजुर्ग औरत की इतनी तारीफ सुनी तो फिर मुझसे रहा ना गया और मैंने एक बुर्का लिया और उसके आस्ताने पर इस रात से पर्दा उठाने चला गया कि अंदर आखिर होता क्या है, क्योंकि भाई को भी अब तक भाभी ने नहीं बताया था कि अंदर क्या हुआ। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और वो मुझे अपनी बीवी बनाकर लेकर गया। उस औरत ने मुझे एक पानी पीने को दिया और फिर वो पीते ही मुझे चक्कर आ गए थे और मेरा होश जाने लगा। लेकिन मैं अक्सर तंबाकू वगैरह पीता रहता था, इसलिए मैं होश से बेगाना नहीं हुआ था और मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया। तब उस औरत ने जब मेरा नकाब खोला तो वह हैरान रह गई। मैंने भी अपनी आंखें खोल ली थी और वो जान गई थी कि मैंने इस राज को देख लिया है। वो मोबाइल से मेरी फहश वीडियो बना रही थी। मैंने उससे पूछा कि अगर तुम पूरी बात बता दोगी तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा,
और फिर उसने बताया कि जो भी बदज़बान औरतें मेरे पास आती हैं, मैं उनकी ऐसी गलत तरीकों से वीडियो बनाती हूँ और फिर धमकी देती हूँ कि अगर तुम लोगों ने अब कोई भी जबान दराजी की किसी के साथ, तो इंटरनेट पर ये सब वायरल करवा दूंगी। इस तरह वो औरतें भी चुप रहती हैं और मेरा नाम भी बढ़ता रहता है। मैं वहां से बाहर तो आ गया था और मैंने बाहर आते ही पुलिस को भी कॉल मिला दी थी। नादिया बाजी अब भी बिल्कुल सुधर गई हैं और सबसे अच्छे से पेश आती हैं। मैं सोचता हूं कि हुआ तो उनके साथ गलत ही था, लेकिन जो भी हुआ उन पर अच्छा असर डाल गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।